प्यारे बच्चों, हमने संघवाद की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। आज हम भारत में संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है और इसमें बहुत सी भाषाएं, धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। इन विविधताओं के चलते भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित की गई ताकि हर वर्ग को सत्ता में भागीदारी मिल सके। स्वतंत्रता के बाद भारत में 2 सत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें प्रथम सत्र पर बच्चों केंद्र सरकार और दूसरे सत्र पर राज्य सरकार जैसे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकार। लेकिन बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं को संघीय शासन व्यवस्था के तीसरे सत्र के रूप में जोड़ा गया। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार अर्थात कानून बनाने का अधिकार 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची से संबंधित विषय शामिल हैं। देखिए बच्चों, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जिसमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, डाक सेवा, संचार, मुद्रा इत्यादि शामिल हैं। इन विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे देश के लिए एक ही तरह की नीतियों की जरूरत है, कानूनों की जरूरत है। देखिए बच्चों, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वर्तमान में 2020 में संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। दूसरी है बच्चों राज्य सूची, जिसमें राज्य महत्व के विषय शामिल हैं, जिसमें राज्य पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, पशुधन, जिला अस्पताल और सिंचाई इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है। वर्तमान में 2020 में राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। तीसरी सूची है बच्चों संवर्ती सूची, जिसमें राज्य व केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। मुख्य विषय हैं बच्चों शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार इत्यादि। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों को है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। बाकी बचे विषय बच्चों, कुछ विषय ऐसे भी हैं जो संविधान बनने के बाद अस्तित्व में आए हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसे बाकी बचे विषयों पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के तहत सभी राज्यों को संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद भारत में अब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। देखिए बच्चों, वे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 10 राज्य हैं ऐसे भारत में जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलता है? बच्चों, राज्यों को विशेष दर्जा देने के पीछे मुख्य उद्देश्य उनका पिछड़ापन और क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना होता है। आधारभूत ढांचे का अभाव, भौगोलिक स्थिति जिसमें दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे राज्य, जनसंख्या घनत्व का कम होना इत्यादि समस्याओं के कारण राज्यों को विशेष दर्जा मिलता है। इन राज्यों को केंद्र से विशेष वित्तीय सहायता मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया जाता है।
भारतीय संघ व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है, हमने पढ़ा है। लेकिन भारत में कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो भौगोलिक अक्षेत्र कम होने के कारण स्वतंत्र राज्य नहीं बन सकते और इन्हें मौजूदा राज्यों में भी मिलाया नहीं जा सकता। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। भारत में वर्तमान में 2020 में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन प्रदेशों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और उपराज्यपाल इसमें प्रमुख प्रशासक होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। देखिए बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश हैं लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले दोनों अलग अलग थे। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई बच्चों कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसके अलावा पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना है आपको। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट होते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की मुख्य आधारभूत स्तंभ भी है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले किसी एक सत्र की सरकार इसे इन संविधान के प्रावधानों को नहीं बदल सकती। बच्चों, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकार क्षेत्रों और सत्ता की साझेदारी के लेकर जो बंटवारा होता है उस पर पढ़ रहे हैं कि अगर इन अधिकार क्षेत्रों में बदलाव करना पड़े तो किसी भी सत्र की सरकार अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए, इस बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी आवश्यक है। देखिए बच्चों, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं, परंतु अभी 2020 में 545 सीटें हैं, जिसका 2/3 बहुमत 364 बनता है। वहीं राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में 2020 में 245 सीटें हैं, जिसका 2/3 बहुमत 164 बनता है। तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से इस संविधान बदलाव के प्रस्ताव को, इस संशोधन को मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इस मंजूरी के बाद भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिलना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। हमने देखा प्रक्रिया काफी मुश्किल है। बच्चों, आज हमने संघीय शासन व्यवस्था के स्वरूप को समझा। आगे हम पढ़ेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है। आशा है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।